मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार दोस्तों, हर दिन नए नए लोगों से आपको मिलवाते हुए अब तक बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड ने आपके साथ एक लंबा सफर तय कर लिया है। और ऐसे ही कुछ और खास लोगों के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से मैं संदीप भट्ट आप सभी का हमारे इस फेवरेट शो में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। वैसे आपने भारत की दीवार यानी द वॉल का नाम तो सुना ही होगा, और साथ ही ये भी कि ये नाम किस शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ दोस्तों, जिस खिलाड़ी की आज हम बात करने जा रहे हैं उनको विश्व क्रिकेट में इसी नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। द्रविड़ ने अपने करियर की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र से की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी स्कूल टीम के लिए शतक भी लगाया। वो अपनी स्कूल टीम में बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते थे। उन्होंने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में कर्नाटक राज्य का नेतृत्व किया। फरवरी 1991 में राहुल को कर्नाटक रणजी टीम के लिए चुना गया, जबकि साथ साथ वो सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई भी कर रहे थे। इस मैच में उन्होंने 82 रन की शानदार पारी खेली। और पता है दोस्तों, इस मैच में इनके साथ अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे जाने माने खिलाड़ी खेल रहे थे, जो बाद में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उनके सहयोगी भी बने। वर्ष 1991-92 के रणजी मैचों में 2 शतकों के साथ राहुल ने कुल 380 रन बनाए। जिस वक्त 1996 के विश्व कप सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद टीम में बदलाव होना तय था, और ये बदलाव टीम में नजर आया राहुल द्रविड़ के रूप में। सिंगापुर में सिंगर कप में उन्हें विनोद कांबली की जगह एक दिवसीय टीम में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने के लिए चुना गया। मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर आउट होने से पहले उन्होंने 3 रन बनाए थे, लेकिन मैच में 2 कैच लेकर उन्होंने इसकी भरपाई कर दी। अपने दूसरे मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ वो मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद उन्हें इस वनडे इंटरनेशनल टीम से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा। उनका टीम में फिर से एक बार चयन हुआ, लेकिन इस बार ये चुनाव एक दिवसीय मैचों के लिए नहीं बल्कि टेस्ट मैचों के लिए किया गया था, वो भी इंग्लैंड की तेज पिचों पर। ये वो पिचें हैं जहां पर हमेशा से ही भारतीय बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा होती रही है। इंडिया की टेस्ट टीम में उनका ये चयन घरेलू क्रिकेट में उनकी 5 साल की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था। दुर्भाग्य से उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 20 जून 1996 को संजय मांजुरेकर के घायल होने की वजह से उनको संजय की जगह पर उस टेस्ट में खेलने का मौका दिया गया। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे राहुल ने अपना पहला टेस्ट खेल रहे सौरव गांगुली के साथ 6 घंटे बल्लेबाजी करने के साथ साथ 95 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को इंग्लैंड पर बढ़त दिला दी। इस मैच में सौरव ने शानदार शतक भी लगाया था। Cracking shot. Maybe his first test innings, but he seems to have settled already. And he's gone. Just 5 away from a century on debut and a moment in history, but he did play very well, and he and Ganguly were instrumental in starting the fight back that has now taken them into the lead in this match. Standing ovation for Rahul Dravid. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में संजय मांजरेकर की वापसी हुई, लेकिन अजय जडेजा की जगह अब राहुल द्रविड़ को वरीयता मिली और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें खिलाने का फैसला किया।
द्रविड़ ने चयनकर्ताओं के भरोसे का सम्मान करते हुए उस टेस्ट की पहली ही पारी में शानदार 84 रनों की पारी खेली। वर्ष 1996-97 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में राहुल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। इस दौरान वो टीम में तीसरे नंबर पर खेल रहे थे और इन्होंने अपनी पहली पारी में 148 रनों की सौगात भारतीय टीम को दी। Fine shot from Dravid. That really is a beautiful shot. The on drive is one of the nicest shots in the book to see and also to play, and that control was absolutely superb. And that's India's 400 in 880 odd deliveries, and the crowd have certainly enjoyed that. This is in the air. Is he caught? He is. Well, what a pity that such a wonderful innings has got to end just too short of his 150 and on the stroke of 9 hours at the wicket. It was a tired end to his innings, but what a brilliant innings it has been for India, and lovely to see Hansi Cronje run all the way across the field and pat Rahul Dravid on the back. He got the wicket. Pollock took the catch at deepish mid-off. But nice to see the South African captain run across, pat him on the back, and the South Africans giving him as warm applause as the huge wondrous crowd. What an innings. दूसरी पारी में उन्होंने 81 रनों की पारी खेली और उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। अपनी कामयाबी का सफर जारी रखते हुए द्रविड़ ने आगे भी कई मैचों में शानदार पारियां खेली। 2 से 6 जनवरी 1999 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हीं की धरती में खेलते हुए दोनों पारियों में राहुल ने 190 और 103 रनों की पारियां खेली, जिसके बाद राहुल तीसरे ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया। इसके पहले भारत में यह रिकॉर्ड सिर्फ विजय हजारे और सुनील गावस्कर के ही नाम था। 1999 के क्रिकेट विश्व कप में जो इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने एक के बाद एक 2 मैचों में शतक लगाकर एकमात्र भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले ऐसा कारनामा किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने विश्व कप में नहीं किया था। दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए राहुल द्रविड़ ने 200 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगा दिया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला में भारत ने राहुल और लक्ष्मण के शानदार खेल की सराहना से हारी हुई टेस्ट श्रृंखला को जीत लिया था। इन दोनों के बीच एक टेस्ट में 376 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसमें राहुल ने 180 और लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे। इसी मैच में हरभजन सिंह ने अपनी हैट्रिक भी लगाई थी। राहुल द्रविड़ के लिए 2002 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वो इस साल सचिन तेंदुलकर की छांव से बाहर आ गए और अपने को भारत का विश्वसनीय बल्लेबाज साबित कर दिखाया। अप्रैल 2002 में वेस्टइंडीज के जॉर्ज टाउन शहर में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 144 रन बनाए। इसी वर्ष उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 शतक लगाया और इस तरह द्रविड़ ने विश्व में तीसरे ऐसे खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया जिन्होंने टेस्ट की 4 पारियों में लगातार शतक लगाया हो। इससे पहले यह कारनामा जैक फिंगल्टन और एलन मेलविले ने ही प्राप्त किया था। रिडले जैकब उनके द्वारा टेस्ट क्रिकेट में प्राप्त एकमात्र विकेट है जो इन्होंने वर्ष 2001-2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट में लिया था। सौरव गांगुली के साथ 318 और सचिन तेंदुलकर के साथ द्रविड़ की 331 रन की साझेदारी एक दिवसीय मैचों में अभी भी एक विश्व रिकॉर्ड है। सौरव के साथ 318 रनों की उनकी साझेदारी 300 रनों की पहली ऐसी साझेदारी थी जो किन्हीं 2 बल्लेबाजों के बीच हुई थी। द्रविड़ के नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने 2007 का विश्व कप खेला था, जो कि वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था, जिसमें टीम के निराशाजनक खेल की वजह से उन्होंने कप्तान का पद छोड़ दिया। और दोस्तों, इस घटना के बाद ही महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई थी। टेस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में वो सचिन
पॉन्टिंग और कैलिस के बाद चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं, जिनके नाम सर्वाधिक रन है। खेल में द्रविड़ को उनके बेहतरीन योगदानों के लिए बहुत से सम्मानों से भी नवाजा गया, जिसके तहत 1999 के विश्व कप में उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। वर्ष 2000 में फिर से क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2004 में सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, 2004 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 2006 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही 1 नवंबर 2012 को सिडनी में ग्लेन मैग्रा के साथ उनको 7वें वार्षिक ब्रैडमैन अवार्ड में सम्मानित भी किया गया। आज देश के इस महान खिलाड़ी को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। वैसे दोस्तों, माइक्रोस्कोप डिवाइस के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं, और साथ ही ये भी कि इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु के छोटे से छोटे हिस्से को देखने व जानने के लिए किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री से अगर इस माइक्रोस्कोप को हटा दिया जाए तो हमारे बहुत से शोध कार्य बीच में ही अटक जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस माइक्रोस्कोप को आज पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में प्रयोग किया जा रहा है वो किसकी देन है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है जोसेफ जैक्सन लिस्टर। ये नाम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। लिस्टर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1786 में इंग्लैंड में हुआ था। यही वो शख्स थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप में प्रयोग किए जाने वाले लेंस को बेहतर बनाने में हमारी मदद की, और उसी की वजह से इतने बड़े परीक्षण अच्छे परिणामों के साथ सफल हो सके हैं। यूं तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार 16वीं सदी में ही हो चुका था, लेकिन उस वक्त इसके लेंस में बहुत सी समस्याएं थीं। चित्रों के रंगों में स्पष्टता नहीं थी, जिस कारण वैज्ञानिक अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। बहुत से वैज्ञानिकों ने समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर 19वीं सदी में शौकिया तौर पर सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करने वाले जोसेफ जैक्सन लिस्टर ने इसके लेंस की समस्या को दूर करके वो कर दिखाया जिसने वैज्ञानिक शोध कार्यों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश भौतिकी में लिस्टर की रुचि बचपन से ही नजर आने लगी थी और इन्हें एक गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब लिस्टर 14 साल के थे तभी कुछ निजी समस्याओं के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई रोक दी गई। वैज्ञानिक शोध कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि रहती थी, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट जाने का खामियाजा यही था कि वो चाहकर भी पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। तभी इनकी मुलाकात उस शख्सियत से हुई जो भविष्य में इनकी पत्नी बनी, और साथ ही एक ऐसी दोस्त जिन्होंने लिस्टर को पढ़ने लिखने से लेकर बहुत से दूसरे कामों में मदद की। जोसेफ जैक्सन लिस्टर ने मिड 1820s में एक ऐसा वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसे देखकर सब हैरान थे। इस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि किस तरह लेंसों को एक दूसरे के साथ जोड़कर उनकी वर्ण विक्षेपण यानी क्रोमेटिक एब्रेशन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लिस्टर ने इस कार्य के लिए फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास से बने लेंसों को लेकर उन्हें एक दूसरे से विशेष दूरी पर कुछ इस तरह से स्थिर किया कि एक के द्वारा रिफ्लेक्ट होने वाली समस्या को दूसरे की मदद से दूर किया जा सके। ये शोध पत्र उन्होंने लिख तो लिया था, लेकिन 1830 तक इसे रॉयल सोसाइटी में पेश नहीं किया गया था। जब लिस्टर ने इस लेंस को रॉयल सोसाइटी में पेश किया तब सोसाइटी ने न सिर्फ उनके काम की सराहना की बल्कि उन्हें अपना फेलो भी चुना। लिस्टर द्वारा माइक्रोस्कोप में किए गए इस बड़े बदलाव को धीरे धीरे माइक्रोस्कोप बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और इस उपकरण की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। सिर्फ यही नहीं, लिस्टर ने खुद भी व्यक्तिगत रूप से लेंस बनाने वालों को उनके लेंसों की ग्राइंडिंग के लिए बताया ताकि बेहतर शोध कार्यों की नींव रखी जा सके। अब लेंसों के द्वारा होने वाले ऑप्टिकल एरर्स को काफी हद तक दूर कर लिया गया था। माइक्रोस्कोप की मदद से अब ऐसे टिश्यूज की स्टडी संभव हो सकी जो आज के पहले तक कभी नहीं की गई थी। मेडिकल नॉलेज को इस डिवाइस ने जितना बूस्ट किया है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि बिना पढ़ा लिखा शख्स जब इतने बेहतरीन आविष्कार कर सकता है तो हम क्यों नहीं? दोस्तों, हार तब होती है जब हम हार मानते हैं,
लेकिन कोशिश करने वालों को अंत में जीत ही मिलती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यदि कोई सपना देखा जाए तो उसे पूरा करने की दिशा में कोशिशें भी लगातार की जाएं। लिस्टर के इस आविष्कार ने उन्हें अब तक एक अलग पहचान दिला दी थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी भूख अभी भी नहीं मिटी थी। लिस्टर अभी भी कुछ नया करने की सोच रहे थे और इसीलिए उन्होंने अब शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रकाश बिखेरना शुरू कर दिया। जोसेफ जैक्सन लिस्टर ही वो पहले शख्स रहे जिन्होंने स्तनधारियों यानी मैमेलियंस के ब्लड में पाए जाने वाले लाल रक्त कणों के असली चित्र पेश किए थे। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य की देख सकने की क्षमता और पौधों की तरह दिखने वाले जीवों यानी ज़ूफाइट्स पर भी शोध कार्य किए। आज पूरा जगत उनके योगदानों का शुक्रगुजार है, खासतौर पर प्रकाश भौतिकी के क्षेत्र से जुड़ा वैज्ञानिक समुदाय। लिस्टर ने माइक्रोस्कोप के लेंस की कमियों को दूर करके जो वरदान विज्ञान जगत को दिया है, उसका लाभ न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि समाज को भी मिला है। आज बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की तरफ से जोसेफ जैक्सन लिस्टर को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, अक्सर हमने पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत से लोगों के विचारों को सुना और उनके कार्यों को देखा है, लेकिन अब हम जिस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें 20वीं सदी के महान प्रकृति संरक्षक के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में न सिर्फ प्रकृति व इनके रूपों के संरक्षण पर जोर दिया, बल्कि इस दिशा में बहुत से ऐसे तरीके भी इजाद किए जिनके जरिए ऐसा करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। There are some who can live without wild things and some who cannot. I'm glad that I will not be young in a future without wilderness. इस महान प्रकृति संरक्षक का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1887 में बर्लिंगटन में हुआ था और दुनिया इन्हें एल्डो लियोपोल्ड के नाम से जानती है। बचपन से ही इनमें प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना के दर्शन होने लगे थे। लियोपोल्ड कई घंटों तक अपने आसपास की चीजों को देखते रहते और फिर उनके स्केच बनाकर उन पर अध्ययन करते रहते थे। जंगलों व पेड़ पौधों में अपने लगाव के कारण ही इन्होंने करियर भी ऐसा ही चुना ताकि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल इनके संरक्षण व विकास में कर सकें। Aldo Leopold was born in Burlington, Iowa in 1887. Aldo spent his youth roaming the marshes of the Mississippi River. His dad taught him how to hunt. His mother taught him how to explore and how to pursue creative things like opera. In fact, he couldn't get binoculars, so he used her opera glasses to watch birds when he was a young man. वर्ष 1909 में येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लियोपोल्ड ने अपने करियर की शुरुआत एरिजोना और न्यू मैक्सिको में शुरू की गई फॉरेस्ट सर्विस के साथ की। इनके जुझारूपन ने ही इन्हें 24 साल की उम्र तक न्यू मैक्सिको के कार्सन नेशनल फॉरेस्ट का सुपरवाइजर बना दिया और इसके बाद वर्ष 1922 तक इन्होंने गिला नेशनल फॉरेस्ट को एक समृद्ध जंगल के तौर पर विकसित करने के लिए प्रपोजल तैयार करने शुरू कर दिए। वर्ष 1924 तक ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी को इस तरह की कोई पोस्ट दी गई थी जिसके तहत वो जंगलों के विकास संबंधी परियोजनाएं तैयार कर सके। लियोपोल्ड के कार्यों से प्रभावित होकर इनका तबादला वर्ष 1924 में मेडिसिन कर दिया गया। यहाँ भी इनके कार्य उसी रफ्तार से चलते रहे। इन्होंने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण की फिलॉसफी जैसे बहुत से क्षेत्रों में अपने विचारों को लिखना भी शुरू कर दिया ताकि इससे दूसरे देशों में भी जंगलों के संरक्षण को बल मिल सके। लियोपोल्ड ने अपने लिखने का सिलसिला यूं ही जारी रखा और वर्ष 1933 में वन्य जीव संरक्षण पर आधारित इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने जंगलों और यहाँ रहने वालों की सुरक्षा पर आधारित तरीकों व उपयोगिताओं के बारे में लिखा था। वर्ष 1935 में लियोपोल्ड और इनके परिवार ने मिलकर विस्कॉन्सिन नदी के बाहरी छोर पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को लगाया और एक दूसरे पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया। इससे लियोपोल्ड की नॉलेज फ्लोरा और फौना के बारे में पहले से कहीं अधिक मजबूत होती चली गई। उन्होंने नियमित रूप से न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल्स में लिखना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मानवता और प्रकृति के आपसी रिश्ते को उजागर किया। साथ ही ये भी बताया कि कैसे कोई भी एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है।
greatest contribution was a land ethic, an essay that's in Sand County Almanac. In it, his premise is that man is a member of the community. The ecological community it's the land, it's the animals, it's the plants, and man's a member. And we have to treat that community with respect. The land ethic is a result of understanding the interrelationships of the natural system. It's not something that Dad all of a sudden realized. It took him a lifetime to understand how interrelated we are with the natural system. इक्कीस अप्रैल 1948 उनके जीवन का ऐसा ही दिन था जिसने उनके प्रकृति प्रेम को दुनिया में साबित कर दिया। इस दिन उनके फार्म में अचानक आग लग गई और इसी आग की लपटों से अपने आसपास की चीजों को बचाते हुए वो खुद उस आग के आगोश में समा गए। ये हादसा ठीक उस दिन के एक हफ्ते बाद हुआ जब उनकी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को प्रकाशित किए जाने की बात की गई थी। लियोपोल्ड अब हमारे बीच नहीं थे, लेकिन उनके लेख उनकी मौत के काफी समय बाद तक पब्लिश होते रहे। खास तौर पर अ सैंड काउंटी अल्मेनैक के प्रकाशन ने दुनिया के सामने वन और जीवन के नए रूप को दुनिया के समक्ष पेश किया। इस पुस्तक की 20 लाख से भी ज्यादा प्रतिलिपियां बेची गईं और इस किताब को पर्यावरण पर आधारित बेहतरीन पुस्तकों में शुमार किया गया। आज भी जब कभी वन संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा होती है तो एल्डो लियोपोल्ड का नाम उनमें जरूर शामिल किया जाता है। आज इस महान प्रकृति संरक्षक को हमारी पूरी टीम तहे दिल से सलाम करती है। What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।